रहे हैं, महर्षि सुश्रुत रहे हैं ना, आचार्य सुश्रुत रहे हैं। शल्य चिकित्सा में मुख्यतः जो होता है ना, शल्य मतलब सर्जरी से रिलेटेड है। जब आप आजकल ना क्षार सूत्र भी चला हुआ है, फाइल्स जिनको रहता है ना, ठीक है, तो उनमें क्षार सूत्र कराया जाता है। शल्य की है मतलब सर्जरी करी जाती है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में जैसे सर्जरी होता है, वैसे ही इसमें भी है, उस तरह से की जाती है। जो आचार्य सुश्रुत जो हुए हैं, उनको ना सबसे ज्यादा उन्होंने मोतिया बिंदु पे बहुत मास्टरी था उनको, आईज पे उन्होंने सर्जरी करी थी उस टाइम पे। सोचो, जब इतना डेवलप भी नहीं हो था, उस टाइम पे उन्होंने सर्जरी कितना डेवलप करा था, उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये शल्य चिकित्सा हो गया। और फिर शालक्य तंत्र में जाते हैं तो ऊर्ध्व जत्रु रोग का इलाज किया जाता है, जिसमें ईयर, नोज, थ्रोट, इसमें आईज भी आता है। इसमें भी जो भी प्रॉप, उसमें प्रॉप्स का यूज करते हैं, कोई प्रॉप्स हो या फिर ड्रॉप डालते हैं आंखों में, नाक में, थ्रोट में, कुछ भी, मतलब इस तरह से। तो ऊर्ध्व जत्रु रोग का इलाज के लिए हम, ये जो आता है वो शालक्य तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। और किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं? चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे वात मतलब वायु। वायु का हम बेसिक पहले समझेंगे कि आखिर है क्या। ठीक है, वायु को या वात को हम प्राण से भी समझ सकते हैं ना, प्राण से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसके जो प्रकार है ना, पांच जो प्राण है, वो प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, है ना, ये सारे ही इसके प्रकार हुए। कहता है कि वात के बिना, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, और जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन कर लो। और बाकी नोट्स में तो है ही, ये सारे ही इम्पोर्टेंट मेन मक्खन निकाल के मैंने आपके सामने परोस रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो ये सारे ही मक्खन है। तो वा गति गंध नयो, इसका मतलब होता है जो शरीर में गति उत्पन्न करे, उत्साह उत्पन्न करे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वात कहते हैं। और मैंने आपको कहा था कि वात के बिना बाकी दोनों दोष जो हैं, पंगु हैं, उसके बिना नहीं, इसके बिना वो दोनों का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों को एक स्थापित, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना या फिर उसको स्थिर करने का काम क्या करता है? वात का ही रहता है। तो तीनों में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट दोष है वो है वात। ठीक है, इसके बाद इसमें योग वाहिता का गुण आपको मैंने बताया ही था कि योग वाहिता का गुण क्या होता है, कि अगर वात के साथ पित्त मिल जाए तो पित्त का गुण जो है वात में आ जाता है। जैसे कि उष्णता, दाहता, है ना, वो चीजें जो हैं, गर्मी, ये सब सारे चीज वात में आ जाएंगी। फिर अगर वात में अगर पित्त के साथ संयोज हो जाए, नहीं सॉरी, कफ के साथ हो जाए, तो कफ की जो प्रकृति है, उसके जो गुण है वो वात में आ जाएगा। जैसे क्या? स्निग्ध हो गया, चिपचिपापन हो गया, गीलापन हो गया, केदन, क्लेदन हो गया, मतलब है ना, शीतलता हो गया, ये सारे गुण जो है क्या? वात में आ जाएगा। ये तो कोई मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है। अब आता है वात के प्रकार। वात के कितने प्रकार हो गए? पांच। प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान। ठीक है, इसके गुण गुण याद रखना है आपको। ये आप अगर, ये चरक संहिता में बताया गया, पहला अध्याय का 59वां श्लोक है। आप रेफरेंस ना भी याद करें तो चलेगा, बट इसके जो गुण है आपको पता होना चाहिए। रुक्ष है ना, शीतल होता है, लघु, सूक्ष्म, चंचल, विशद, विशद को ही हम कहते हैं क्या? अचिपचिपाहट। ठीक है, खर, ये जो गुण है ये वात के कहलाते हैं। याद रखना, ये अगर आप श्लोक याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको इसी से इसके गुण प्राप्त याद हो जाएगा। रुचा शीतो, लघु, सूक्ष्म, अश्चलो, अयम, विशद, खरा, है ना। रुक्ष है,
ठीक है, शीतल है, लघु है, सूक्ष्म है, चंचल है, विशद है और खर है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टोटल गुण जो है वात के बताया गया है। जब ये सम अवस्था में रहेगा, ठीक है, तो आप स्वस्थ रहेंगे, कोई इस तरह का कुछ फील नहीं है। लेकिन जैसे ही विषम अवस्था होती है, वात जैसे बढ़ जाता है, उस टाइम पे क्या कई सारे वात रोग भी आते हैं। जैसे खासकर वात रोग कौन कौन सा होता है? अथराइटिस, गठिया, ठीक है, ये ज्यादातर देखने को मिलता है। और ये उम्र के साथ, एक चीज बहुत अच्छी बात है कि उम्र के साथ वात की प्रकृति बढ़ जाती है। जैसे कि जो प्रौढ़ अवस्था होते हैं, वृद्धावस्था में क्या होता है, वात बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे गठिया जैसे प्रॉब्लम, ज्वाइंट पेन, ये सारे चीजें आती हैं। और वात जो है, इसके एक और चीज बता दूं, वात जो है प्रकृति के अनुसार बदल जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि वर्षा ऋतु हो, है ना, वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु और एक और ऋतु, उस टाइम पे ना ये बढ़ जाता है, इसका जो प्रकृति जो है उस टाइम पे। बारिश के दिनों में देखना कि ज्वाइंट पेन बहुत होता है ना। तो ये है वर्षा ऋतु और वृद्धावस्था में क्या होता है, ये चीजें बढ़ जाता है। और जो वात प्रकृति जिनका रहता है, कम रहता है, उस टाइम पे भी प्रकोपित होने की संभावना ज्यादा रहता है। कब? वर्षा के समय में, और जैसे जैसे बूढ़े होंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसके बाद ये देखो, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि रुक्षता मतलब क्या होता है, रूखापन, या फिर ये गुण जो आते हैं ना, अगर किसी के शरीर में रुक्षता बढ़ जाए तो क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है? तो रूखापन आएगा बॉडी में, दुबलापन आएगा, बौनापन, सुस्तता, नींद की कमी, ये सारे चीज सॉरी, रुक्षता की वजह से आती है। अगर आप शरीर में रुक्षता बढ़ रहा है, मतलब शरीर में रूखापन आ रहा है, दुबलापन, बौनापन, सुस्तता, नींद की कमी आदि, ये सारी चीजें सिम्टम्स आएगा। शीतलता बढ़ने पे क्या होगा? शरीर में कंपन होगा, जकड़न होगा, है ना। आप शीतल पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब सारे चीजें लेते हो, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, है ना। शीत रोग जल्दी प्रभावित होता है, जैसे कि जल्दी आपको जुकाम आ जाएगा, है ना, सर्दी जुकाम आपको जल्दी अटैक करेगा। लघुता मतलब हल्कापन से है। सूक्ष्म मतलब होता है सब जगह स्थित है। वात जो है या वायु सभी जगह है, इसलिए इसको सूक्ष्म कहते हैं। चंचलता, अगर ज्यादा चंचलता है, ठीक है, तो संधियों में गति, कई बार ना कट कट की आवाज आती है। यहाँ पे भी कई लोग ऐसे भी होंगे कि जिनमें बोन से ना कोई भी एक्सरसाइज करते तो कट कट की आवाज आएगी, ठीक है, तो चंचलता की वजह से है। ठीक है, ये सॉरी, इसमें मन की स्थिरता या फिर संधियों की सर, गति, विशद जो में। हाँ जी, जो संधियों में गति होती है वो वात के कारण होती है ना सर? हाँ जी, बात की वजह से होती है। और जब विशद होता है ना, वो अब चिपचिपाहट कहते हैं उसका, चिपचिपा से रहित, तो उसमें फिर कट कट की आवाज आती है ना, इसमें चंचलता में सर नहीं, विशद में। सर सूक्ष्मता बढ़ने के बाद क्या होता है? देखो, सूक्ष्मता मतलब हर जगह है, वो बताया जाए कि सूक्ष्म है मतलब हर जगह है, मतलब आपके शरीर में हर जगह विराजमान है, ये सूक्ष्म है वो। ठीक है, इसका आप सीधा मतलब समझो आप। ठीक है, वो सब जगह है। सूक्ष्म मतलब जैसे कि वात ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आपके पैर में ही है या फिर कमर में ही है, या वो हर जगह है। आपके सर से लेके पांव तक वात होते हैं। इसीलिए कह रहा है कि इसकी प्रकृति, सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ, ये बताया जा रहा है कि वह, है ना। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बढ़ जाना या घट न जाने से कुछ होगा। सूक्ष्म का अर्थ बतलाया है इसमें। ठीक है, और खर मतलब सर खुरदुरापन। सर, शरीर में जहाँ पे भी खालीपन होगा वहां पे वात होगा, है ना? हाँ, वहां पे बात स्पेस होगा। होगा। हाँ जी, खर मतलब खुरदुरापन, है ना।
इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे ये पाया जाता है, वात का जो मूल स्थान है, कई बार क्वेश्चन निकलेगा, पकवास में पाया जाता है, जिसको हम ड्यूडेनम भी कहते हैं। ठीक है, बताओ, यहाँ पे एनाटॉमी पढ़ा है, कहाँ पे ड्यूडेनम होता है? छोटी आंत का पहला पार्ट, छोटी आंत से पहले, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट और एब्डोमेन का, पेट का, एब्डोमेन को कितने भागों में बांटा है, कोई बताओ? 4 भाग में बांटा हुआ है, कौन कौन से बताओ? हिंट दे दिया मैंने, और हिंट दूं? फंडस, कुछ याद आ रहा है? फंडस भूल गए? एब्डोमेन को, पेट को, अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा। कार्डियक से 4 पार्ट में, सर कार्डियक नहीं बोल रहे हैं आप? कार्डियक और हाँ, कार्डियक लोरी फंडस। चार में कितने? अब मछली बाजार ना बनाओ, एक आदमी कोई बोल दो। बोलो। कार्डियक, बॉडी, फंडस और पायलट। ठीक है, तो ये 4 याद रखना। तो उसका जो लास्ट पार्ट होता है ना, उसका और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का भाग, वहां पे वात का स्थान बताया जाता है, वहीं पे डुडेनम है। ठीक है, मल का, अन्न के मल का भाग जब पक्वाशय में पहुंचता है तो वात उत्पन्न होती है, जो दूषित या प्रकोपित वात होती है। ठीक है, इसका मेन ये याद रखना, पक्वाशय। ओके, इसके बाद अब कारण बता रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप लोग, कि वात प्रकोपित क्यों होता है। तो कभी भी आप लोग को अगर छींके आए या फिर वॉशरूम जाना रहता है तो आप लोग ना रोक के रखते हो, पेशाब जाना है तो लेकिन बर्दाश्त करते हो, ऐसा कभी, उसके वजह से वात प्रकोपित होता है। ठीक है, तो कोई भी नेचुरल वेग हो, है ना, चाहे वो छींके या जमहाई या कोई भी नेचुरल चीज है, या इवन फार्टिंग भी, जो नेचुरल चीज को आप रोकोगे तो वात प्रकोपित होगा। तो स्वाभाविक इच्छाओं को नहीं दबाना है। ओके, इसके बाद कह रहा है कि खाए हुए भोजन के पचने से पहले ही कुछ खा लेना। खाना पचा नहीं और फिर हम दूसरा खाना खा लेते हैं, फिर पचा नहीं, फिर कुछ, हमेशा ना मतलब जानवर के जैसा मुंह जुगाली करते रहता है, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो उस वक्त, उस समय भी वात प्रकोपित होता है। देर रात तक जागते हैं, आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है 12 बजे 1 बजे तक जागने का। ठीक है, उसके वजह से भी वात प्रकोपित होगा। ऊंचा बोलना, जोर से बोलने से भी है। अपनी क्षमता अनुसार, है ना, अपनी क्षमता अनुसार से भी ज्यादा अगर आप परिश्रम करते हैं तो भी वात जो है प्रकोपित होगा। ज्यादा तीखा खाना, है ना, कसैला खाना, ये सारे चीज, और इवन बासी खाने से भी ये वात प्रकोपित होता है। ठीक है, और सूखा, एक ना होता है ड्राई, आजकल ना सूखी सब्जियों का ट्रेंड है, सूखी सब्जी से भी वात प्रकोपित होता है। ठीक है, तो सूखी सब्जी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ज्यादा ठंडा या गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा डरेंगे या उपवास भी करने से भी वात आपका प्रकोपित होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अधिक मैथुन करने से भी, है ना, ज्यादा सेक्स से भी, ज्यादा मैथुन से भी वात प्रकोपित होता है। वर्षा ऋतु में, देखो मैंने बताया था इससे पहले, वर्षा ऋतु में बिना कारण के भी अगर वात नहीं भी है ना, स्वाभाविक नहीं, फिर भी वात प्रकोपित हो जाता है वर्षा ऋतु में जनरली। ठीक है, तो ये है, एक चीज ये आप नोट कर लेना, रस हम आगे पढ़ाएंगे बट आप नोट्स में लिख लेना कि 6 रस बताया हुआ है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाई। ठीक है, याद रखना। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म भी आपको बताया था, MAL और KTK। तो इसमें क्या होता है कि MAL में, इसमें वात कम होता है और कफ बढ़ जाता है ना। मधुर, अम्ल, लवण में क्या होता है कि वात जो है घट जाएगा और कफ बढ़ता है। तो जो वात प्रकोपित होते हैं, बड़ा लॉजिक से सोचना
कि अगर वात आपका वात है तो उस टाइम पे आप कौन सा किस तरह के आहार लोगे, मधुर, अम्ल, लवणीय आहार लोगे। लेकिन जैसे कफ बढ़ा हुआ है तो कौन सा आहार लोगे, कटु तिक्त कसाई। कटु तीखी कटु और कसाई। तीखे पिघले हुए कसाई। हाँ, तो ऐसा नहीं करना कि भाई कफ बढ़ा हुआ है तो हम मीठा खा रहे हैं, अम्लीय खा रहे हैं, लवणीय खा रहे हैं, तो क्या होगा, आपका और कफ बढ़ जाएगा। तो इसका रिवर्स करना है। तो ये चीज है। रस हम सर आगे एक बार देखेंगे, बट ये नोट करो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। सर एक बार फिर से बताइए वो। देखिए 6 रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाई। ठीक है। और इस रस का संबंध हम आपको वात के साथ बता रहे हैं कि अगर आपका वात बढ़ा हुआ है तो कौन से आहार ग्रहण करना है, मधुर, अम्ल और लवण। क्योंकि ये क्या करता है, वात को कम करता है। देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वात को कम करता है ये। ठीक है। और कटु, तिक्त और कसाई ये क्या करता है, वात को बढ़ा देगा। अगर आप वात प्रकृति के हैं तो कटु, तिक्त और कसाई ये रस वाले भोजन आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये इसीलिए भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कहा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपोर्टेंट आयुर्वेद, आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी आयुर्वेद बहुत इंपोर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। कटु तिक्त कसाई को और क्या बोलेंगे अदर लैंग्वेजेस में? कटु, तिक्त और कसाई। देखो कटु मतलब यहाँ पे चरपरा से होता है, चटपटा जो होता है। तिक्त यहाँ उल्टा है। आयुर्वेद में ना दो चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग एक हो जाता है कि सर तिक्त मतलब तो तीखा होता है, लेकिन नहीं, यहाँ उल्टा है। तिक्त मतलब यहाँ पे तिक्त मतलब चरपरा और कटु मतलब यहाँ पे तीखा से है कटु। ओ एक मिनट यार, पर कड़वा नहीं होगा, कट्टू मीन्स कड़वा। हाँ, नहीं, कटु मतलब तिक्त कड़वा। मतलब कड़वा होगा सर। एक मिनट रुक जाओ, कंफ्यूज ना करो हमें। कड़वा। कटु तो तीखा ही होता है सर। कटु तीखा। नहीं, तीखा नहीं, तीखा यहाँ पे ना, तीखा मतलब यहाँ पे कड़वा है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे आयुर्वेद में इसको थोड़ा सा उल्टा समझा जाता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि कटु का जो मतलब है, फिर से मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। तिक्त मतलब कड़वा और कटु मतलब तीखा होता है, ये चरपरा जैसा होता है, चटपटा। चरपरा। हाँ ठीक है, तो ये आप याद रखो। मैं इसको फिर से आपको एक बार देख के बता देता हूँ। तो रस से जो है ना, क्वेश्चंस तो बहुत पूछता ही है। हाँ देखो देखो, एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं, लिख लेना आप लोग, नोट कर लीजिए। मधुर मतलब मीठा। ठीक है। अम्ल मतलब खट्टा, लिख लो आप लोग। मधुर मतलब, मधुर का ये रस में मैं आपको बताता, अभी आप सिर्फ समझ लो। मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन। ठीक है। कटु, कटु का मतलब चरपरा, मैंने कहा था ना अभी, चरपरा। और तिक्त मतलब कड़वा, और कसाई मतलब कसैला। ठीक है, क्लियर है? जी क्लियर सर। है, लिख हाँ लेना। जी सर। हाँ सर कसेला मतलब किस टाइप का होता है, एक एग्जाम्पल थोड़ा। अच्छा, कसैला बता रहा हूँ। आपने धात्री सर खाया है, जामुन, आंवला। जामुन भी। आमला। हाँ जामुन से भी है, आंवला है, जामुन भी आंवला होता है। जामुन भी हो सकता है कसैला। ठीक है। सर चरपरा मीन्स, ओके सर। चरपरा मीन्स आप
चरपरा आप पूछेंगे तो फिर बड़ा घोर वो हो जाएगा। चरपरा सर इतना चटपटा हो अचार या फिर सर, ओके अचार। अचार टाइप। ओके चटपटा। हाँ, चरपरा नहीं होता है। ठीक है। और तिक्त मतलब कड़वा, यहाँ पे कड़वा हो गया करेला। ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ जी और सर। खट्टा, खट्टा भी बता दूं, खट्टा मतलब नींबू। मीठा रसगुल्ला। और क्लियर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकुपित होने के लक्षण। अब जैसे प्रकुपित हो गया तो भाई क्या होगा, है ना। तो उस टाइम पे पैर की उंगलियों में रूखापन आएगा, है ना। जो भी मैंने लक्ष्य गुण बताए थे वो सारी चीज इसमें आने लग जाएंगे। जकड़न होगा, सुई के जैसा चुभेगा, है ना। ये चीजें, इसके बाद कट कट की आवाजें आएगी, हड्डी कठोर हो जाएगा, है ना। कम बॉडी में क्या होगा, कंपन सी आएगी। जो हड्डी से रिलेटेड जितने भी रोग हैं ना वो सारे चीजें गिरना, गठिया, है ना, अर्थराइटिस, ये सारी चीजें जो है आने, ये लक्षण आपको की पता चल जाएगा कि भैया मेरा वात जो है अब प्रकुपित हो गया है। तो भाई प्रकुपित हो गया तो इसका उपचार भी करना जरूरी है ना। तो कैसे उपचार करेंगे, तो सबसे पहले तो आप प्राणायाम का अभ्यास करो, क्योंकि वात है मतलब यहाँ प्राण से आप समझ सकते हैं। तो प्राण को अगर आपको ठीक करना है तो प्राणायाम सबसे पहला चीज। इसके बाद जो जिस वजह से प्रकुपित हो रहा है, अब भैया लाइफ स्टाइल खराब हो गई है तो लाइफ स्टाइल को सुधार लो। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। स्नेह वाले चीज, मीठा चीज, है ना, थोड़ा सा उस तरह का घी, तेल, वसा, फैटी जो चीजें हैं उसका सेवन कीजिए आप। इसके बाद उष्ण जल से स्नान करना। ठीक है, मतलब थोड़ा गर्म पानी से, सुषुम पानी जिसको हम कहते हैं, गुनगुना पानी से नहाने के लिए कहता है जो भी जिसके बाद प्रकुपित हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना आप। ये मत समझना कि अरे वात बढ़ गया तो ठंडे पानी से नहा लेंगे और ज्यादा बढ़ जाएगा वात आपका, है ना, प्रकुपित हो जाएगा। इसके बाद बहुत अच्छा इसमें आयुर्वेद में बताया कि एनीमा देना, है ना, वस्ती जिसको हम कहते हैं उसको देना। और स्नेह युक्त, यहाँ पे आप विरेचन से समझना। आयुर्वेद जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी आपको याद होना, पता होना चाहिए। विरेचन, विरेचन क्या होता है, औषधि, औषधि वाले, जैसे कि आप शंख प्रक्षालन करते हैं, बस वैसे ही शंख प्रक्षालन में क्या करते हैं आप, गुनगुना पानी में नींबू डाल के, नमक डाल के फिर पानी पीते हैं। इसमें क्या है, औषधि लिया जाता है। ठीक है, औषधि लिया जाता है और फिर स्टूल या फिर उस तरह से पास किया जाता है विरेचन में, जैसे मृदु विरेचन, है ना। और वस्ती तो बताया है मैंने आपको, एनिमा, वस्ती लेना, ये सारे चीज देखो यार, जैसे लूज मोशन करते हैं उसी को विरेचन कहते हैं। ठीक है, कोई लवण अम्लीय रस वाले द्रव्य से तैयार करके औषधि और उसका हम विरेचन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज हैं। नस्य, वात नाशक द्रव्यों का नस्य लेना, उपटन लगाना, है ना, मालिश करना, उपटन लगाना, ये सारे चीज से आप वात दोष को दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सर ये जो इसके बाद एनिमा होते हैं, सर ये एक मिनट, जो सर ये जो एनिमा होते हैं बहुत अलग अलग तरीके से दिया जाता है ना, जैसे नीम के पत्तों को डाल के भी दिया जाता है हाँ और हाँ हाँ छाछ अलग, हाँ हाँ और नीम हाँ, वाला भी अलग अलग तरीके से दिया जाता है ना सर। क्या, सर जो नीम वाला है, नीम के तरह नीम के लिए भी दिया जाता है, नीम का फ्लेवर डाल के, मतलब जो भी है हाँ दवाई डाल नीम के। से भी दिया जाता है, नींबू का भी यूज किया छाछ जाता भी, है नींबू भी, हाँ सर, हाँ हल्दी वाला। है ना, हल्दी का भी यूज करते हैं वो। ठीक है, इसके बाद इसमें सिरोधारा भी करते हैं। वात को अगर प्रकोपित है तो उसको सिरोधारा भी दिया जाता है।
मालिश, ये सारे चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उपाय हैं, एक नहीं है ना। इसके बाद आता है इसके भेद मैंने आपको बताया, इसका स्थान मैं बता देता हूं कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। प्राण है, मैंने बताया था, प्राण का स्थान जो है, प्राण का स्थान कहाँ हो गया, चेस्ट के पास, मतलब हृदय के पास ज्यादातर होता है, लेकिन यहाँ जिह्वा भी बताया है, कंठ के पास, मुख, नासिका, मस्तिष्क, इस सारे जगह पे प्राण है। लेकिन मुख्य आप याद रखोगे, छाती वाले रीजन पे प्राण को माना जाता है, ठीक है। बाकी ये सारे भी ध्यान में रखना। इसका कार्य क्या होता है, श्वसन से रिलेटेड जो भी है उसको करना, देह को धारण करना, पोषण करना, ये सारे चीज, छींकना। इसके बाद जब ये प्रकोपित हो जाता है तो क्या आती है, तो खांसी, दमा, जुकाम, है ना, भ्रम, मूर्छा, हिचकी, ये सारे चीज आते हैं। ये उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज में रहनी चाहिए। उदान, उदान मतलब ऊपर, है ना, कंठ से ऊपर का स्थान, लेकिन यहाँ पे नाभि भी बताया है। जैसे मैंने कहा कि सारे ही प्राण सब जगह विद्यमान है, लेकिन मुख्य कहाँ कहाँ है उसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद ऊपर के जो कार्य, जहां पे जो चीज स्थान है ना, उसका वो काम है। अगर कंठ से ऊपर है तो मतलब बोलने से है, श्वास को ऊपर की तरफ खींचना, ले जाना, उत्साह, बल, ये सारे उनके कार्य उदान के होते हैं। और ऊर्ध्वजत्रु रोग, जैसे बताया कि आंख, कान, नाक, गले के रोग, जब ये प्रकोपित हो जाता है उदान, ऊर्ध्वजत्रु रोग होता है। समान कहाँ पाया जाता है, अमाशय में, पकवाशय में। तो जहां पे जो स्थान है, तो भाई वहीं के चीज, तो वहां के ही तो रोग होंगे और वहां के ही काम करेगा, वहां पे अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा। अगर पेट में है, डाइजेशन को अच्छे से नहीं करेगा, तो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। ये लॉजिकली अपने लॉजिक माइंड से समझना है। अपान पाया जाता है जैसे कि कमर के नीचे वाले भाग, तो कार्य क्या होगा, स्टूल पास करना, यूरिन पास करना, है ना, शुक्र पास करना, ये सारे चीज उनके कार्य हो गया। और अगर अनबैलेंस हो जाता है अपान वायु, तो क्या होगा, पथरी, भगंदर, मतलब जो भी बवासीर, जो भी ये चीजें प्रॉब्लम होता है ना, मूत्र संबंधी, मधुमेह, प्रमेह, अंडकोश से रिलेटेड, इवन सेक्स वाले चीज से भी, ये सारे चीजें उनके वजह से होता है, अपान वायु के प्रकोपित होने से, ठीक है। इसके बाद व्यान, व्यान तो पूरे शरीर में है। तो पूरे शरीर में ऐसा कोई है जिसको सिर्फ पसीना सर पे आता हो और बाकी सारे जगह पे नहीं आता हो, एनीबॉडी? नहीं ना, पूरे शरीर में ही पसीना आता है, ठीक है। और बाकी कार्य जैसे कि पल के झपकाना, निमेश उन्मेष, मैंने बताया था आपको पहले भी, नीचे झुकना, ऊपर उठना, ये सारे चीज व्यान की वजह से ही होता है। लेकिन यही अगर व्यान प्रकोपित हो जाता है तो क्या होगा, क्षय रोग होगा, रक्त ब्लड से रिलेटेड, या फिर स्किन वाले प्रॉब्लम भी आ सकता है। पसीना नहीं आएगा अच्छे से तो भाई स्किन वाले प्रॉब्लम आएगा, इचिंग होगा, कई सारे प्रॉब्लम आएगा, डर्मो से रिलेटेड, है ना। ये सारे चीज आपको मैंने वात के बारे में बता दी। आई थिंक इतना ही है वात के लिए पढ़ने में। अब पित्त हम पढ़ेंगे। इससे पहले उद्देश्य आपको मैं बता दूं, आयुर्वेद का उद्देश्य जो है क्या है, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना, ये दो ही आयुर्वेद के उद्देश्य हैं, ठीक है। और पित्त के बारे में आगे पढ़ना है, आप लोगों को बताओ, या फिर कल पढ़ना है? सर पढ़ना अच्छा लग रहा है पढ़ना। सबको सब ओके है ना? सर तो फिर मैं आगे अपना बता रही हूँ, सॉरी। नहीं, हमें तो सबको लेके चलना है। कोई ऐसा एक भी व्यक्ति बोल देगा तो फिर मैं छोड़ दूंगा। जी भैया जी, सही है। पढ़ाऊं ना आगे? हाँ भैया बिल्कुल। क्या कोई कुछ कह रहा है? तो पढ़ाइए आगे। चलो ठीक है, पित्त पढ़ा देता हूँ सिर्फ, क्या फिर कफ कल पढ़ा देंगे।
चलो ठीक है। पित्त मतलब दास है। देखो क्या कह रहा है इसका शब्द कि तपति इति पीतम, जो शरीर में ताप उत्पन्न करे, गर्मी उत्पन्न करे। ये आप लोग का रिवीजन ही हो रहा है ऑलरेडी, इस पे हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिस्कस करा हुआ, बताया था आपको। तपति इति पीतम, जो ताप उत्पन्न करे, गर्मी उत्पन्न करे, वो पित्त कहलाता है। और इसका जो मुख्य काम है ये याद रख लेना आप लोग, क्या कि एंजाइम और हार्मोन का नियमन करता है। ठीक है, बताओ हार्मोन क्या है, एंजाइम क्या है, ये क्या चीज हो गई, कहाँ से रिलीज होता है ये एंजाइम और हार्मोन? हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है सर। ठीक है, तो आप लोगों ने अंतस्रावी वही शारीरिक तंत्र तो पढ़ा होगा ना, इंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब सारी चीजें, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन। सर एक्सोक्राइन इंडोक्राइन पढ़ा है सर। इंडोक्राइन अभी नहीं पढ़ा है आपने? पढ़ लिया है सर, एनाटॉमी पढ़ खत्म लिया हो है? गया। अच्छा, एनाटॉमी हो गया, तब तो आपको अच्छे से पता होगा एंजाइम और हार्मोन। ठीक है, तो पित्त क्या करता है, एंजाइम और हार्मोन का नियमन करता है। जो भी चीज हम खाते हैं, पीते हैं, या श्वास के रूप में हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, उन शरीर के जो भी तत्व हैं, चाहे दोष हो, धातु हो, सबको, सभी को कार्य करने का जो कार्य करता है, पित्त ही करता है उसको। तो मेन है डाइजेशन। अगर आपका पित्त काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो डाइजेशन प्रॉपर होने के लिए पित्त का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि पित्त मन कम है या फिर ज्यादा है, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, जो भी आप खाओगे पियोगे तो अच्छे से डाइजेशन होगा। गुण, इसका इस श्लोक को आप याद करना है तो कर लेना, नहीं तो आपको याद करनी ही पड़ेगी इसके गुण। स स्नेह मुष्णम तीक्ष्णम च द्रव्यमलम सरम कटु, एक मिनट, विपरीत गुणई पितम द्रव्य राशु प्रशाम्यति। चरक संहिता में इसका वर्णन है कि, अब एक एक करके मैं अर्थ बता देता हूं। स्निग्ध मतलब क्या होता है, चिकना। उष्ण मतलब गर्म, है ना। तीक्ष्ण मतलब तेज से है, तेज पाचन से मतलब है उससे, तीक्ष्ण मतलब तेज। ठीक है, इसके बाद जलन पैदा करने वाला, है ना, तीव्र गति वाला, तरल होना चाहिए, और क्या ये कच्चे मांस के जैसा भी गंध करता है ये। जब ये कब करता है, कच्चे मांस का गंध कब करता है, जब ये प्रकुपित जब होता है ना पित्त, उस टाइम पे इस तरह का स्मेल आता है। और पक्व दशा, पक्व टाइम पे इसका जो पित्त रस होता है उसका स्वाद कैसा होना चाहिए और रंग कैसा होना चाहिए, तो वो तिक्त होता है। तिक्त मैंने बताया था ना, क्या होता है बताओ अभी तिक्त का मतलब, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। कड़वा सर। कड़वा, कड़वा। हाँ कड़वा। कड़वा। और ये जो होता है येलोइश कलर का होता है। पक्व दशा मतलब क्या, पक्व मतलब होता है यहाँ पे निराम। देखो दो वर्ड आता है, एक आता है निराम और एक आता है साम। जब ये पक्व दशा में रहता है, ठीक है, तो निराम कहलाता है, और अपक्व दशा में क्या, साम। ठीक है, अगर ये टर्म आपको आ जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज मत करना। ये कच्चा और अपक्व दशा में रहता है ना, पका हुआ नहीं रहता, और ये पका हुआ रहता है पक्व दशा में। जब आपका डाइजेशन नहीं होगा अच्छे से, तो जब आप कुंजल करना देखना, उस टाइम पे जो भी हम निकालते हैं बाहर, बिकॉज उसके जो कलर रहेगा वो नीला कलर रहेगा, यहाँ पे मेंशन भी होगा, नीला कलर रहता है। ठीक है, देखो मैंने ना नीला कलर को नीले से अंडरलाइन किया हुआ है, पीले से पीले कलर को हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से समझना। और इसका स्वाद कैसा रहेगा, खट्टा रहेगा। खट्टी ढकारे आती है ना, मतलब समझना कि डाइजेशन कहीं ना कहीं वीक है, गड़बड़ है। खट्टी ढकारे जब आती है तो आना नहीं चाहिए।
तो अपक्व दशा में ये होता है। इसके बाद और ये अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे देखो मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें कि पित्त और अग्नि जो है दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं, दोनों ही अलग है, लेकिन शरीर में क्या करेगा, ये अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जठराग्नि, यहाँ पे अग्नि किससे, जठराग्नि से। ठीक है। और ये जो अग्नि के समान ही यह क्या करता है, अग्नि जो होता है आपके शरीर में अपने टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम करता है अग्नि। वैसे ही इसका भी काम होता है, पित्त का भी होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना अपने बॉडी। भोजन का पाचन करता है ना, उसका जो कार्य है वो समझ लेना। भोजन का पाचन करेगा, रक्त त्वचा आदि का वर्ण प्रदान करता है। जो भी स्किन में जो भी कलर आता है ना, वर्ण, चाहे वो चमकता है ना, कई बार स्किन किसी किसी के बहुत चमकते रहते हैं, वो किसके वजह से, वो पित्त के वजह से। हृदय में जो एकत्र श्लेष्मा म्यूकस जो रहता है उसको भी दूर करने का काम करता है। सॉरी, चमक दो प्रकार की होती है, एक तो ग्लो आता है और एक वैसी चमक आती है जो मतलब, तो आप कौन से वाली चमक की बात कर रहे ग्लो हैं? ग्लो ग्लो वाली चमक अच्छा। है ना, वो पित्त के वजह से होता है। पित्त ना होना तो वो चमक नहीं रहेगा स्किन पे, ड्राइनेस आ जाएगा, रूखापन आएगा, सूखा। जैसे पित्त रहेगा तो क्या होगा, चमकेगा, स्किन जो है शाइनिंग स्किन रहेगी। इसके बाद मालिश आदि करने से त्वचा में जो स्निग्धता आती है उसका ग्रहण भी यह पित्त करता है। जब आप मालिश करते हैं ना, मैंने बात में भी बताया था, आप बॉडी की मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, जो त्वचा में स्निग्धता आता है ना, चिकनापन आता है, वो भी उसका जो ग्रहण करने का काम पित्त ही करता है। तो इसलिए पित्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो कहते हैं कि आपके शरीर में वात पित्त कफ तीनों ही बहुत जरूरी है, सम अवस्था में होनी चाहिए। ठीक है, तीनों ही बहुत जरूरी है हमारे लिए। और मानसिक कार्य जैसे मेघा, शौर्य, साहस, हर्ष, आपकी ये जो चीजें आती हैं, सूक्ष्म चीजें अपने शरीर के अंदर, उसका संचालन भी वो यही दोष करता है, पित्त के वजह से ही होता है ना। कोई भी काम करने के लिए या उत्साह होता है, वो सारे चीज इस पित्त के वजह से होता है। अगर पित्त न रहे तो हम डल हो जाएंगे, कोई काम करने का शक्ति नहीं रहेगा। इसके बाद आता है, जब पित्त अपनी समावस्था में नहीं होता है तो भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने बताया हुआ आपको। और पाचक अग्नि मंद या कमजोर हो जाती है, जिससे कफज भाव, हाँ ठीक है, जैसे ही ये अग्नि कमजोर हो जाएगा, ठीक है, डाइजेशन अगर नहीं होगा अच्छे से तो आपके अंदर ना कफ की भाव जो है बढ़ने लग जाएगा। जल्दी आपको सर्दी जुकाम आएगा, तुरंत अटैक करेगा जब आपका अग्नि मंद पड़ जाएगी तो। इसीलिए अग्नि को ये बहुत जरूरी है, जठराग्नि को हमेशा प्रदीप्त करके बैलेंस करके चलना। खाना खाओ तुरंत पानी मत पियो, थोड़े समय के बाद पियो, ताकि आपकी अग्नि जो है मंद ना पड़े, है ना। खा रहे हैं एक साइड हाथ में कोल्ड ड्रिंक होता है, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है अवॉइड करना है। इसके कारण उत्साह में भी कमी आती है, हृदय फेफड़े आदि में कफ इकट्ठा होने लग जाता है, इसी की वजह से कफ अग्नि के मंद हो जाने से। ये इसके स्थान है, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं या मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पाचक, देखो इसके जो भेद हैं, हाँ भेद बता दे रहा हूं मैं आपको। 5 प्रकार हैं, जैसे वात के थे वैसे ही पित्त के हैं। पहला क्या है, पाचक। दूसरा है रंजक, तीसरा है साधक, चौथा आलोचक और भराजक। इसके स्थान याद कर लो, ठीक है। लॉजिकली आप जब इसके स्थान और इसके भेद जान लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर पाचक का स्थान पेट है ना, ड्यूडेनम है, तो ऑब्वियसली डाइजेशन से रिलेटेड इसका काम होगा, ठीक है। अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो क्या कौन से रोग होंगे, अपच, इनडाइजेशन, अजीर्ण, ये सारे रोग होंगे। क्लियर है। तो इस तरह से लॉजिक से आपको याद रखना है। तो मेन आपको क्या याद रखना है, इसके भेद और स्थान।
रंजक कहाँ पाया जाता है? प्लीहा, स्प्लीन में, और कहीं कहीं पे अमाशय में भी कहा जाता है, लीवर में कहा जाता है। तो आप ज्यादातर आप रंजक को याद रखोगे लीवर और स्प्लीन में, प्लीहा में, दो चीज। साधक, साधक पाया जाता है हृदय में, ठीक है। इसके बाद आलोचक नेत्र में, ठीक है, जिससे हम ग्रहण करते हैं रूप का, कोई भी चीज का दर्शन करते हैं। और ये अगर अनबैलेंस होता है, आलोचक प्रकोपित होगा, तो तभी तो दृष्टि रोग होते हैं। भ्राजक मतलब त्वचा, ठीक है। भ्राजक कहाँ पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। त्वचा में चमक, है ना, रंग, ये सारे चीज, अभ्यंग जो लगाते हैं, लेप लगाते हैं, सारे चीज जो उनका काम, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम क्या करता है? भ्राजक करता है। अगर ये अनबैलेंस हो जाएगा तो चर्म रोग, है ना, डर्मो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, श्वेत कुष्ठ, ये सारे चीजें आती है। तो ये हमने देखा पित्त। पित्त में आई थिंक और होंगे ना प्रकोपित के कारण। बस 5 मिनट और दे दीजिए, ये भी खत्म हो जाएगा। देखो प्रकोपित होने का कारण क्या है? ज्यादा आप पानी पूरी खाओगे, है ना, पिज्जा बर्गर तला भुना चीज, उससे पित्त प्रकोपित होगा, ठीक है। जो जल्दी खाना, उसको क्या बोलते हैं? फास्ट फूड। फास्ट फूड से पित्त जो है प्रकोपित होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सर आप तो मना कर रहे हैं, मेरा तो फेवरेट है गोलगप्पे पानी पूरी, और आप उस पे ही बैन लगा रहे हो। मैं बैन नहीं लगा रहा हूँ, कभी कभी चलता है, लेकिन रेगुलर आप इस तरह का सेवन करोगे ना, तो पित्त प्रकोपित होगा भैया। तो चटपटा खाने से, खट्टा नमकीन, ये सारे चीज, मादक पदार्थों का सेवन करने से, ठीक है, तीखा पदार्थ, विदाही जो दाह उत्पन्न करे शरीर में, ये सब के सेवन करने से आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा। सूखी सब्जी खाने से भी, है ना, ड्राई सब्जी। इसके बाद क्षार पदार्थों का सेवन करने से ये क्या होगा आपका? धूप व अग्नि का अधिक सेवन करने से, अरे विटामिन डी ले रहे हैं सर, थोड़े से कमजोर हो गए हड्डी। अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा ले लोगे धूप तो भी गड़बड़ है, उस टाइम पे पित्त जो है प्रकोपित होगा। ठंड के दिनों में ठीक है। अधिक मैथुन से भी, है ना, अधिक संभोग क्रिया से भी पित्त प्रकोपित होता है। अनियमित रूप से भोजन करना, कभी हम 8 बजे खाते हैं, कभी 10 बजे खाते हैं, तो भैया ऐसे होगा। क्रोध, भय, निराशा, है ना, विचार में, ये सब चीज के विचारों से भी पित्त दोष प्रभावित होता है। लक्षण क्या होगा? थकावट आएगी, अधिक पसीना आएगा, बल की कमी होगी, है ना। गर्मी अभी जैसे हो रहा है ना, इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा पित्त प्रकोपित होता है, क्योंकि देखो धूप तेज हो गई है। आप ज्यादा धूप में चले जाओ, जल्दी थक जाओगे, अधिक पसीना निकलेगा। नींद की कमी, आप अभी भी देखोगे रात जो है, छोटे होने के बावजूद भी हम रात लेट सोते हैं और जल्दी के बाद उठ जाते हैं, ठीक है। नींद की कमी आने लग जाती है पित्त की वजह से। शरीर में जलन, तापमान की अधिकता, त्वचा के रोग, है ना, तो ये बढ़ने लग जाता है, स्किन से प्रॉब्लम आने लग जाता है। अंगों से दुर्गंध आना, पसीने में दुर्गंध आना, ये सारी चीजें बढ़ जाएगी। चिपचिपाहट, मुंह गला आदि का, क्रोध, मूर्छा, चक्कर आना, नेत्र नाखून आदि का पीलापन होना, है ना, ये विशेष रूप से पित्त के प्रकोप के लक्षण हैं। मुंह का करवा होना, खट्टापन होना, ये सारे चीजें। अब इसको शांत करने की, अब तो भी प्रकोपित हो गया, उसको ठीक सर करना है। पित्त जब प्रकोपित हो जाता है तो गुस्सा भी ज्यादा आता है ना? हाँ जी बिल्कुल। कई बार आप बोलते हैं ना, तुम पित्त उठा दिया है, गांव घर में ऐसे लोग बोलते हैं कि पित्त उठा दिया, मतलब गुस्सा, पित्त बढ़ जाना मतलब गुस्सा तेज हो जाता है, मतलब हाई बीपी हो क्रोध। जाता है उनका। हाँ, तो इसीलिए पित्त को शांत करना चाहिए। रिलैक्स करो, थोड़ा सा ठंडे पानी पियो,
जैसे सर आप प्रकोपित वो चीज पित्त। पढ़ा रहे हो ना, जैसे पित्त पढ़ा रहे हो, बहुत पढ़ा रहे हो, कब पढ़ा रहे हो, तो ना मैं अपनी फैमिली मेंबर में से देख रही हूँ किसके अंदर क्या है और फिर उसके अंदर क्या गुण है और क्या, तो वो मुझे याद भी हो जा रहा है। आपका इस बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी आपको मैं बताऊंगा इसके बाद जो टॉपिक होगा वो प्रकृति को पहचाने। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कौन किस प्रकृति का है, उसको चेक करना है, सबको चेक करना है यहाँ पे। धृत पान भी पित्त को प्रकोप दूत, मतलब आप धृत पान मतलब, धृत मतलब क्या होता है बताओ? घी। बताया हुआ है कई बार। घी सर। लौकी, हाँ, घी सर। घी। ये होगा घी। तो ये सारे चीज सौम्य पदार्थ, स्निग्ध चिकनाहट वाले चीज को लेना, अंकुरित सैलड लो, दलिया लो, ये सारे चीज पित्त को शांत करता है। विरेचन, विरेचन जो है वन ऑफ द बेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि पित्त को शांत करने का। वात को भी, पित्त को भी, और इवन कफ को भी शांत करने का विरेचन सबसे अच्छा है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी लघु संघ प्रक्षालन मंथ में एक बार जरूर करना चाहिए, उसी के जैसा विरेचन भी है। तो ये सारे चीज था, पित्त हमने देख लिया, वात देखा, कफ जो है कल देखेंगे, नहीं तो आप हमसे खफा हो जाएंगे। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि आप हमसे खफा हो, तो हम कल पढ़ेंगे। और समझ में आया? किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। सर विरेचन में कैस्टर ऑयल भी लेते हैं ना? विरेचन कैस्टर कोई ऑयल। भी औषधि, चाहे वो अम्लीय, लवणीय, है ना, कोई भी क्षारी, ऐसा कोई औषधि का हम प्रयोग करते हैं, गुनगुने पानी के साथ लेते हैं, और वैसे ही वॉशरूम जाते हैं जब तक कि वो क्लीन ना हो जाए, आपका आमाशय, है ना, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन ना हो जाए, आते क्लीन ना हो जाए, तो विरेचन सर बेस्ट है। एक जैसे संघ प्रक्षालन करते हैं ना, वैसे ही। सर एक चीज भी होती है ना, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठ के मतलब जैसे नारियल नारियल ऑयल, कोकोनट ऑयल को मुंह में रखते हैं काफी टाइम तक, मतलब 2 या 3 मिनट तक, वो कोई क्रिया होती है सर, वो भी शायद आयुर्वेद में गंडूस, ही आती गंडूस गंडूस, बोलते हैं इसको। गंडूस है। हाँ जी सर। बताया था मैंने इसे। अच्छा, पहले वाले किसी लेक्चर उसको पता होगा। गंडूस क्रिया बोलते हैं, कोई तेल लेकर मुख में रखना, और उसको गंडूस क्रिया बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, अभी आयुर्वेद में है, आगे देखेंगे गंडूस। ओके सर। उसमें स्वास्थ्य विरुद्ध में पढ़ेंगे, दिनचर्या में पढ़ेंगे, उसमें 13 या 14 ऐसे कुछ हमने बताए हुए हैं, जिसमें उषा पान भी है, गंडूस भी है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, धूमपान है सर। हाँ धूमपान है ये सब, बहुत बढ़िया। चलो, सर बहुत अच्छे से मुझे पढ़ा तो। सर एक क्वेश्चन है सर। सर वृद्धावस्था में जब एज जो पीपल है उनमें सर वात बढ़ता है, और वात के साथ हम्म कफ भी बढ़ता है सर, क्योंकि एज वाइज कफ भी बढ़ता है ना, जो बूढ़ा बूढ़े लोग होते हैं उनमें। तो कफ तो स्निग्धता का काम करता है, तो फिर वात क्यों होता है? तो दोनों बैलेंस हो जाने चाहिए ना। इससे वात तो जोड़ों को कमजोर वृद्धावस्था करता देखो, है। तीन तीन स्टेज। जब बचपन रहती है, बच्चा जो होता है उसमें सबसे ज्यादा कफ प्रकोपित होता है। तीनों ही चीज होते हैं, लेकिन डोमिनेंट कौन सा है? प्रौढ़ अवस्था में, जब युवा अवस्था रहता है, जब जवान होता है कोई, उस टाइम पे पित्त बढ़ जाता है। होते तो कफ भी हैं, ऐसा थोड़ी है कि सर्दी जुकाम नहीं होगा, हमें नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे क्या होता है, पित्त जो है प्रकोपित होता है ज्यादातर। इसके बाद जो प्रौढ़ अवस्था है, उस टाइम पे क्या वात नहीं होता, ये कफ नहीं होता, पित्त नहीं होता, होता है, लेकिन डोमिनेंट कौन सा है? डोमिनेंट होता है वात। ठीक है, जल्दी प्रकोपित होता है वात, तुरंत। अभी अगर हम तुरंत ये चटपटा या ये सब सारे चीजें जो होते हैं पित्त को प्रकोपित करने वाले चीज लेंगे, आहार ग्रहण करेंगे, तो तुरंत प्रकोपित हो जाएगा। समझ रहे हैं? बूढ़े लोग अगर वात को हाँ सर। बढ़ाने वाली चीज खाएंगे तो तुरंत प्रकोपित हो जाएगा वो। चलिए, अभी पूछते हैं, नहीं तो लोग भाग रहे हैं, सर लेक्चर हो गया, अब तो निकले। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से। ठीक है, मनीषा जी आप ही बता दीजिए,
आज जो जी है सर। वात के प्रकार बता दो, कौन वात कौन से के वात। सर प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ठीक है, स्थान बता दीजिए शालिनी जी। सॉरी, पांचों। सर वात के वही अपान, प्राण तो चेस्ट में होता है, और समान स्टमक में, अपान शायद गुदद्वार में, व्यान पूरे शरीर में, और एक रह गया, उदान। क्या रह गया? प्राण। उदान, उदान कंठ में। ऊपर। ठीक है, पूजा जी आप बताएंगे पित्त के प्रकार कौन कौन से हैं? पूजा जांगड़ा जी, चलो कोई नहीं, मेरी आवाज नहीं। राखी जी बता दीजिए। राखी। यस सर, यस सर, यस सर। पित्त हाँ। के प्रकार 5 है। पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक और भ्राजक। प्रीति प्रीति जी बताएंगे इसके स्थान। स्थान बताइए प्रीति। एक ही प्रीति है ना? प्रीति गुप्ता। चलो मेरी आवाज। प्रतिका जायसवाल जी आप बता दीजिए स्थान। टाइप कोई नहीं कर रहा है अभी, थक गए सब। सॉरी चलो सर, मेरी मुझे आवाज। तो स्थान नहीं पता बताओ मैं। किनको? हाँ बताओ, रामा जी बताइए। पाचक जो होते हैं वो डियोडिनम और डाइजेशन, और इसके कारण से इनडाइजेशन। रंजक जो है स्प्लीन, इसका मैंने शायद मिस कर दिया। इसका लीवर संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। और आपने बताया सॉरी, लीवर। आमाशय। हाँ, स्प्लीन एंड लीवर। साधक हृदय में, आलोचक नेत्र, व्राजक त्वचा स्किन, और कुष्ठ चर्म रोग ऐसे हो सकते हैं। नेत्र में दर्शन और दृष्टि रोग, ये था। भ्राजक त्वचा में है ना, वो उससे कुष्ठ रोग होता है हाँ, त्वचा। कुष्ठ रोग ये। और साध साधक कहाँ पे? साधक कहाँ पे है? साधक हृदय में। इससे कौन से रोग होते हैं प्रकोपित होने पे? ये शायद मैं मिस कर गई, ये मैं लिख नहीं पाई शायद। मानसिक। मानसिक रोग मानसिक, है ना, ओके। भय क्रोध ये ओके। सारे चीज। ठीक ओके, है। थैंक यू। चलिए एक और क्वेश्चन नेहा जी बताएंगे, माइक अनम्यूट करके। वात पित्त और कफ से कितने प्रकार के रोग होते हैं? आवाज नहीं जा रही। आ रही है सर। साक्षी जी बताइए आप। वात से 80 प्रकार के, पित्त से 40 प्रकार के, और कफ से 20 प्रकार के रोग। ठीक है, भाग्यश्री जी लास्ट क्वेश्चन, जी सर। लास्ट। माइक अनम्यूट करके आप बताएंगे। हम्म, वात अगर प्रकोपित हो जाए तो उसके उपचार बता दीजिए। चिकना स्नेह ऐसे पदार्थों को देना चाहिए, मीठा स्नेह वाले पदार्थों। हम्म, और और उष्ण उष्ण पानी, यानी वो गुनगुने पानी से नहलाना, ये ऐसे करनी चाहिए। अभ्यंग मालिश। हम्म ठीक है। एनिमा सर, एनिमा रहा है। और एक चीज हमेशा हाँ, ध्यान रखना कि प्राणायाम। जिस चीज से प्रकोपित हो रहा है उसको दूर करना। ठीक है, जी। ये याद। ठीक है, शांति पाठ करा दीजिए। मैं कराऊं सर? हाँ जी आप ही करो।
जी। सभी कमर गर्दन सीधी करेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करें। मन को शांत करें। धीमा धीमा श्वास भरें। धीमा धीमा श्वास छोड़ें। श्वासों को भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र का उच्चारण करें। श्वास। ओम। 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 ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएं। हथेलियों का घर्षण करें। धीरे से अपने आंखों पर लगाएं। अंदर ही आंखों को खोलें, बंद करें। अब हथेलियों की ऊर्जा को पूरे शरीर पर लगाएं। धीरे से आंखों को खोल लें। धन्यवाद। ओके, थैंक यू भाग्यश्री जी। सभी को प्रणाम, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कल मिलते हैं। थैंक यू नमस्कार सर। सर। सर जो कल आपने पढ़ाया था और आज उसका पीडीएफ सेंड किया है क्या? कल जो पढ़ाया तो किया हुआ है, आज का बात भी है। पित्त का पित्त का नहीं होगा, ठीक है, तो वो शेयर कर दूंगा मैं। ओके, थैंक यू सर। हरिओम। तो हरिओम।